हाँ जी, आगे देखिए, किसी भी 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस चीज को बोल दिया जाता है उसकी हीट कैपेसिटी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूंगा इसके बारे में तो हीट कैपेसिटी इसे बोल दिया, ठीक है, समझ में आ गया हमें। लेकिन इस हीट कैपेसिटी को अगर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ किस चीज में, अगर मैं इस हीट कैपेसिटी को एक्सप्रेस कर रहा हूँ यूनिट में, पर यूनिट में, तो उस चीज को मैं क्या बोल दूंगा, स्पेसिफिक हीट। यानी कि स्पेसिफिक हीट मोटा मोटा है क्या, 1 ग्राम ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए कितने कैलोरी एनर्जी की, कितने कैलोरी या कितने किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी चीज को मैंने क्या बोल दिया, उसकी हीट कैपेसिटी। जब मैंने हीट कैपेसिटी की बात करी तो ये हीट कैपेसिटी वाटर के लिए तो कितनी हो गई, 1 कैलोरी पर ग्राम, यानी पानी के 1 कैलोरी पर ग्राम, यानी पानी को 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए 1 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। वही जब मैंने इसके बारे में बात करी सॉइल के बारे में, तो सॉइल की हीट कैपेसिटी कितनी होगी जी, 0.2 कैलोरी पर ग्राम, 0.2 कैलोरी पर ग्राम। यानी मिट्टी को 1 ग्राम गर्म करने के लिए, 1 ग्राम मिट्टी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए मुझे केवल 0.2 कैलोरी की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट को डिस्कस कर लिया, समझ में आ गया। फिर से कंसेप्ट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। एक पत्ती है, उस पत्ती पे क्या हो रहा है, एक लीफ है, और इस लीफ पे क्या हो रहा है, 1 मिनट में सूरज से 0.8 कैलोरी एनर्जी आ रही है। 0.8 में से 0.25 कैलोरी वो रिसीव कर रही है, बाकी को सारी के सारी को ट्रांसफर कर आपके रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसे हमने बोल दिया एल्बिडो। अब 0.25 कैलोरी को यहाँ पे ले लिया, लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है, उस एरिया को, उस एरिया का वेट अगर मैंने देखा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो लीफ एरिया है उसका वेट मैंने देखा, तो वेट हुआ इसका 0.02 ग्राम, 0.02 ग्राम। अब इस मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की बात की थी ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 0.8 कैलोरी आ रही है, यानी 100% इतनी है। 100% का 65% ये हो गया। इसका कुछ भाग फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा, कुछ भाग क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो टेम्परेचर बढ़ाएगा। अब टेम्परेचर कितना बढ़ाएगा वो चीज देख लेते हैं। 0.02 ग्राम इसका वेट हो गया, एनर्जी आ रही है यहाँ पे 0.2 कैलोरी। अगर मैं किसके बारे में बात करूंगा, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करूंगा, तो पत्ती की स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, 0.879 कैलोरी पर ग्राम, 879 कैलोरी पर ग्राम, यानी 0.8। मैं अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करता है, 789 को हटाओ, मैं बोलता हूँ 0.88। ठीक है, 0.88 कैलोरी पर ग्राम। अगर इतनी एनर्जी उसे मिली तो 1 ग्राम लीफ क्या कर देगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कर लेगी। लेकिन यहाँ तो 1 ग्राम पूरा है ही नहीं। क्या 1 ग्राम को 100वां हिस्सा है, नहीं, 1000वां हिस्सा है। 1000वां या 100वां चीज देख लेना आप, मैथमेटिक्स इतना दिमाग में नहीं आ रहा, अभी मन नहीं कर रहा थोड़ा सोचने का। ये क्या हो गया, 0.02%, 0.02 ग्राम। 1 ग्राम को, 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए मुझे कितनी चाहिए, 0.88 कैलोरी चाहिए। लेकिन यहाँ मेरे पास 0.52 कैलोरी है, लेकिन गर्म मुझे 1 ग्राम को नहीं करना, केवल 0.02 ग्राम को करना है। थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ बिड़ा के देखोगे, और अगर आपको चीजें समझ में आई है सारी की सारी, तो आपको पता लगेगा कि इतनी एनर्जी जो है वो 1 मिनट में, इतनी एनर्जी 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को 32 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर सकती है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर सकती है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया कि 2 मिनट में कितना गर्म कर देगी, 64 डिग्री सेंटीग्रेड। 64 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पास्चराइजेशन हो जाता है। 64 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास्चराइजेशन हो जाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया तक सारे मर जाते हैं। अपने तो इंसान है, वो तो पेड़ पौधा है। पत्ती क्या हो जाएगी, अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया तो पत्ती क्या हो जाएगी, जल जाएगी, यानी पौधा 2 मिनट के अंदर अंदर मर जाएगा अगर ट्रांसपायरेशन ना होगा तो। अब ट्रांसपायरेशन ऐसा क्या कर देगा, ट्रांसपायरेशन क्या करेगा, पत्ती में जो वाटर की अमाउंट होगी, पत्ती में जो वाटर की अमाउंट होगी, वो वाटर की अमाउंट एब्जॉर्ब कर लेगी, किस चीज को, हीट एनर्जी को। किस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगी, हीट एनर्जी को। वाटर पत्ती में किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, तरल के रूप में। ये लिक्विड फॉर्म एनर्जी को ग्रहण कर लेगा, और एनर्जी को ग्रहण करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी पड़े पड़े भाप कभी नहीं बनेगा, पानी को एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो भाप में कन्वर्ट होगा। ये भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कारण जब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ में आई। इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके भाप में कन्वर्ट हो जाने को क्या बोलते हैं अपने, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था इसके बारे में।
स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। क्लियर है ना सारी बातें। तो अगर और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वहां पे वैल्यू दी गई है, आप वैल्यू देखना काफी ज्यादा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू ये जो सबसे ज्यादा है, बाकी चीजों की इतनी वैल्यू नहीं है, स्पेसिफिक हीट की नहीं है, बाकी चीजों की नहीं है, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू काफी है। बात समझ में आई ना। तो ये इस कारण क्या होगा, वो एनर्जी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वाटर के द्वारा, और लीफ के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प की जाएगी। इसके कारण, इसी चीज के कारण प्लांट जिंदा रहेगा, अदरवाइज प्लांट 2 मिनट में मर जाएगा। होपफुली आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, इतना टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले क्या बोला गया, एक लीफ, सनलाइट आ रही, कुछ मात्रा में ली जा रही, बाकी रिफ्लेक्ट कर दी जा रही। जिसे रिफ्लेक्ट कर दिया उसे बोल दिया हमने एल्बिडो। क्लियर। जितनी एनर्जी यहाँ जितनी ग्रहण की जा रही है उसमें से कुछ बात क्या किया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस काम में लिया जा रहा है, बाकी को क्या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा जो टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगा। कितनी, अगर मैं बात करूंगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ एरिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ एरिया है, तो उस पर 1 मिनट में सूरज से कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, 0.8 कैलोरी पर 0.8 कैलोरी पर मिनट, यानी 1 मिनट में 0.8 कैलोरी उस पर ट्रांसफर हो जाएगी। अब 0.8 कैलोरी का 65% अगर मैं बोलूंगा तो कितना हो गया, 0.52 कैलोरी, 0.52 कैलोरी। बाकी जो हिस्सा होगा वो एल्बिडो में चला गया, वेस्ट हो गया, इन्वायरमेंट को वापस लौटा दिया गया। अब 0.52 कैलोरी, 0.52 कैलोरी का कुछ भाग फोटोसिंथेसिस के काम में आएगा, बाकी भाग हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर लीफ का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगा। लीफ के टेम्परेचर के बारे में बात करूंगा तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा ये चीज डिपेंड करेगी कि लीफ का स्पेसिफिक हीट कितनी है, लीफ की स्पेसिफिक हीट कितनी है। स्पेसिफिक हीट क्या चीज होती है, किसी 1 ग्राम ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी की मात्रा। ठीक है, अगर मैं लीफ के केस में बात करूंगा, लीफ के केस में बात करूंगा तो लीफ 1 ग्राम पत्ती को, 1 ग्राम लीफ को, 1 ग्राम लीफ को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए 0.88 कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है, 0.88 कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अपने अभी तक जो चीजें स्टडी कर रहे हैं वो वेट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, अपने स्टडी कर रहे हैं एरिया के अकॉर्डिंग। अब हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ एरिया लिया था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ एरिया का वेट जब मैंने देखा तो ये 0.02 ग्राम था, 0.02 ग्राम था। एनर्जी यहाँ पे कितनी आ रही है, 0.52 कैलोरी, 0.52 कैलोरी। यानी कि क्या, ये तो 0.88 के लगभग आधी से ज्यादा हो गई, 0.88 का आधा कितना हो गया, 0.44 कैलोरी, और ये तो 0.44 से भी ज्यादा होगी। तकरीबन तकरीबन आइडिया लगाऊं, अगर मैं रफ आइडिया लगाऊं तो ये 55 से 60% के आसपास होगी इस चीज के, उसके 1 ग्राम के स्पेसिफिक आपके हीट के। लेकिन ये तो 1 ग्राम के आसपास भी नहीं है, ये तो 0.02 है, यानी 1 ग्राम से तो बहुत ज्यादा कम होगी ना ये चीज। और वो तो 1 ग्राम को आपके 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए इनफ है, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड को करने के लिए इनफ है एनर्जी ये। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का आधा तो है ना कम से कम। अब जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा कि 0.52 कैलोरी है, वो 0.02 ग्राम को कितना गर्म कर देगी, तो इसका आइडिया निकलेगा रफली 32 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 1 मिनट में ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर देगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ एरिया को। इसी तरीके से लीफ एरिया के पास वाला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सारा के सारे लीफ जो होगी वो 1 मिनट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। 2 मिनट में 64 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 मिनट में तो ये 100 से ऊपर निकल लिया। बात समझ रहे हो ना। इस तरीके से, लेकिन तीसरे मिनट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दूसरे मिनट में आग लग जाएगी, जल जाएगा वो। क्लियर ना। दूसरे मिनट में ही पौधा आपका नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये नष्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता, ट्रांसपायरेशन की वजह से। ट्रांसपायरेशन यानी पत्ती पे जो पानी होगा वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है आपकी हीट एनर्जी को, एब्जॉर्ब करके वेपर में ट्रांसफर हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिलीज करेगा, जिसके कारण हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, सारी की सारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना हीट को साथ में ले जाएगा। टेम्परेचर क्या कर देगा, लीफ का कम कर देगा, जिसकी वजह से प्लांट जिंदा रहते हैं। एक तो ये कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट ने मुझे इतना थोड़ा अंदर तक मतलब मेरे असर किया है। और दूसरा कंसेप्ट में बात करना चाहूँ ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग अपने जब भी पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने जब भी पढ़ते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी नेगेटिव बातें पढ़ते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो पृथ्वी पर जीवन जो संभव है वो केवल और केवल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से संभव है, अदरवाइज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, किसी अदर दिन बात करेंगे, फिलहाल के लिए फिर लंबा ज्यादा हो जाएगा। 3 हमने डिस्कस कर लिए। मूवमेंट में एसेंट ऑफ सैप में किस तरीके से हो जाएगा, न्यूट्रिएंट के ट्रांसलोकेशन में और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में किस तरीके से इसका रोल हो जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप समझ ही चुके हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वाटर की अवेलेबिलिटी होती रहेगी, तो वाटर के साथ न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती रहेगी। और वाटर की जरूरत है किस चीज के लिए, आपके फ्लोएम में
सोल्यूट के, ऑर्गेनिक सोल्यूट के ट्रांसलोकेशन के लिए और बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, इसलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से डायरेक्ट रिलेटिव हो गया ये। क्वालिटी फ्रूट की इंप्रूव करने के लिए, फ्रूट की क्वालिटी किस तरीके से इंप्रूव करेगा, वही वाला न्यूट्रिएंट्स ला करके देगा उन्हें। फ्रूट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है, पोटेशियम। पोटेशियम आएगा कहाँ से, जब रूट से एब्जॉर्ब किया जाएगा, रूट से एब्जॉर्ब हो गया, फ्रूट तक कैसे पहुंचेगा, ट्रांसलोकेट होगा, ट्रांसलोकेट कैसे होगा, ट्रांसपिरेशन पुल से होगा। क्लियर। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, हार्डनिंग प्रोसेस के टाइम ये हेल्पफुल रहेगा और उसके अलावा एक्सेस वाटर को रिमूव करने में भी हेल्पफुल रहेगा। क्लियर। अब देख लिया, ये तो एडवांटेजेस देख लिए हमने कि ट्रांसपिरेशन से हमें फायदे क्या क्या है, लेकिन क्या फायदों के साथ कोई नुकसान भी होने हैं क्या ट्रांसपिरेशन से, तो नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नुकसान होते हैं। अब यहाँ बोल दिया गया ट्रांसपिरेशन एज ए नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल यानी आवश्यक बुराई, कि वास्पोसर्जन है वो एक आवश्यक बुराई है। क्यों है आवश्यक बुराई, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, इट इज ए वाइटल एंड अनअवॉइडेबल। अब अनअवॉइडेबल क्यों है मैं आपको समझा चुका हूँ इस चीज को, आपको स्टोमेटा को ओपन रखना ही पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज होते रहने के लिए। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, जब लॉस ऑफ वाटर डज नॉट सर्व एनी गुड पर्पज इन प्लांट लाइफ, यानी कि पौधे में, अब यहाँ बात कर लेता हूँ कि एक प्लांट जो होगा वो प्लांट 100% वाटर एब्जॉर्ब करता है, मान लीजिए 100 परसेंटेज में तो 100 ही होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू 100% होगी, कितना भी करता हूँ अपने को मतलब नहीं है उससे, परसेंटेज में देख लेते हैं। एक प्लांट 100% जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा उसका 95 to 99%, अब मैं यहाँ पे 95 to 99 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, कुछ बुक्स में आप 95 अब 95% पढ़ोगे तो वही फिर से वही वाली बात कि सर वहाँ तो 95 लिखा है, यहाँ 99, कंफ्यूज नहीं होना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 95 से ज्यादा, सॉरी 95% से ज्यादा 99 के आसपास, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब मैं फिर 95 वाला कंसेप्ट छोड़ देता हूँ यहाँ। 99% वाटर जो अपटेक किया जाएगा वो वाटर लॉस्ट कर दिया जाएगा किसमें, ट्रांसपायरेशन में, यानी उसका प्लांट को कोई यूज ही नहीं है। केवल 1% वाटर क्या करेगा, अपने काम में लेगा, 1% वाटर अपने काम में लेगा प्लांट, यानी कि जो पानी ये 99% बाहर जा रहा है उस पानी का तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है तो उसके लिए फिर हम क्यों तो ट्रांसपिरेशन के करवा रहे हैं, क्यों अपनी एनर्जी खर्च करवा रहे हैं, क्यों सारा का सारा पंगे कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें एफर्ट्स लगा रखे हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, तो ये वाला उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम ट्रांसपायरेशन को बंद नहीं कर सकते, क्यों नहीं बंद कर सकते, क्योंकि वही चीज गैसेस के एक्सचेंज के लिए जरूरी है ना, ये फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, दोनों आएगी कहाँ से, स्टोमेटा से आएगी। क्लियर ना। उसके बाद में क्या बोल दिया गया थर्ड पॉइंट में, व्हेन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई एंड सोइल इज डेफिशिएंट इन वाटर। अब ये फिर से पंगा हो गया, नुकसान फिर पड़ रहे हैं ना इसके, फिर भी अपने अवॉइड नहीं कर सकते इसे। सोइल में पानी की मात्रा में कमी है और ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो रहा है, तो इस चीज की वजह से क्या हो जाएगा, पौधे के अंदर पानी की मात्रा में कमी आ जाएगी, वो मुरझा जाएगा। मुरझा जाएगा तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, वहां से आपने परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट के बीच में अगर तो पानी अवेलेबल करवा दिया तो पौधा बच जाएगा, लेकिन एक बार अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो पौधा आपका कभी नहीं बच पाएगा। क्लियर। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, इंटरनल वाटर डेफिशिएंट इज क्रिएटेड इन द प्लांट विच में अफेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, ये सारी बातें तो हमें समझ में आ गई ना, कि जहाँ क्या होगा, मृदा में जल की मात्रा कम होगी, वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होगी, वहां पादप में क्या हो जाएगी, जल की मात्रा में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से कई सारी उपापचयी प्रक्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी। क्लियर। लेकिन फिर भी अपने इसे नहीं रोक सकते, लेकिन क्षणिक कुछ समय के लिए इसे रोक सकते हैं कुछ रसायनों के उपयोग के द्वारा, वो कौन सी हैं डिस्कस करेंगे उन्हीं बाद में। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, मेनी जीरोफाइट्स हैव डेवलप्ड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन एंड एडेप्टेशन टू चेक ट्रांसपिरेशन। जीरोफाइट्स कौन सी हो गए, ये वाले हो गए आपके जो मरुस्थलों में लगाए जाते हैं उन्हें बोल दिया गया जीरोफाइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें, मरूदविद पादप। ठीक है, और इनके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म पाया जाता है कि रात के टाइम में तो स्टोमेटा ये ओपन कर लेते हैं और दिन के टाइम में स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। दिन के टाइम में क्या करते हैं ये, रात के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी रेस्पिरेशन के अंदर, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने के बजाय खुद के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। क्लियर ना। उसके बाद में क्या बोला गया, deciduous trees have to shed their leaves during autumn to check loss of winter, यानी loss of water। जो विंटर सीजन होगा या जो स्प्रिंग सीजन होगा उस सीजन के अंदर जो डेसिडियस ट्रीज होते हैं या जो पतझड़ी आपके पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं ताकि उनमें वाटर लॉस ना हो। उसके बाद में बोल दिया गया कि ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस हैं इसके लिए ट्रांसपिरेशन के, लेकिन फिर भी अपने इसे रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते, ये सारी बातें आप जानते हो, इसी के लिए इसे नेसेसरी इवल बोल दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपायरेशन।
अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें रह गई, जैसे कि इसे फैक्टर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से रह गए, उनके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। फिर 2 टॉपिक करेंगे, गटेशन और ब्लीडिंग, और आपका ट्रांसपायरेशन टॉपिक कंप्लीट। इसे खत्म ही कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है इसे, वरना फिर से सिरदर्दी बन जाएगा। हाँ जी, देखते हैं। उसके बाद में क्या बोला गया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, कि ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। एक हो गया एक्सटर्नल या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा हो गया इंटरनल या फिर स्ट्रक्चरल फैक्टर। पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स को वन बाय वन देख लेते हैं, पूरा नहीं देखेंगे, केवल रिलेशन देख लेंगे कि किससे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। पूछ लेता हूँ ये वाला, एक मिनट इतना, किससे पूछूं, ललिता मैम आप बताइए कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ने से बाहर अगर अपेक्षित, क्या बोलते हैं, आर्द्रता, अपेक्षित या सापेक्षिक मुझे पता नहीं, बस मुझे आर्द्रता पता है, बाहर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी इन्वायरमेंट में, तो ट्रांसपिरेशन कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए मैम। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। इनका चैट पे रिप्लाई है ज्यादा होगा, ठीक है। और किसी से पूछ लेता हूँ, शंभू आप बताइए, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा सर शायद। कम क्यों होगा? अच्छा, उन्होंने आंसर दे दिया, उन्होंने ज्यादा आंसर दे दिया, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब वो गलत बता रहे हैं, इसलिए कम होगा। सर ट्रांसपायरेशन में पानी पत्ती से निकलता है, तो बाहर ह्यूमिडिटी कम है तो कम ही निकलेगा फिर। बाहर ह्यूमिडिटी कम नहीं है, बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मैंने ये हाँ बोला सर, है। बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो कम निकलेगा बाद में। कम क्यों निकलेगा? वो सर कंसंट्रेशन वाला लगभग नियम लागू होगा तो शायद चलिए कम चलिए, ठीक निकलेगा है पानी। ठीक है ठीक है। और किससे पूछते हैं, तुषार आप बता सकते हैं इसका आंसर। बाहर अगर वातावरण में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई और अंदर ह्यूमिडिटी, सॉरी, बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा। क्यों होगा कम? सर बाहर मतलब पानी के कण वायु में ज्यादा नहीं होंगे क्या? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए, वो जब आप ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने 3 स्टेप देखे थे, ट्रांसपिरेशन में 3 स्टेप देखे थे, 3 स्टेप देखे, उनमें पहला स्टेप कौन सा था? पहला स्टेप तो था, फर्स्ट ईयर वाले बताते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। 3 स्टेप थे, 3 स्टेप में पहला स्टेप कौन सा था? जाइलम से वाटर का आना मेसोफिल में। दूसरा स्टेप कौन सा था? स्टेमेटा का ओपन या क्लोज होना। तीसरा स्टेप कौन सा था? अब तीसरे स्टेप पे मैंने बार बार बताया था कि सिंपल डिफ्यूजन होगा। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा कि इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पानी की मात्रा वहां ज्यादा होगी तो बाहर पानी की मात्रा कम होगी। सिंपल डिफ्यूजन। विसरण कहता है क्या है? विसरण कहता है जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ चलो, ठीक है। अपना राज करते रहो, हर जगह खुद की संख्या बढ़ाते रहो, ठीक है, हर जगह हमारा शासन हो, वो वाला कंसेप्ट है उनका। हाँ जी, ये हो गया ना आपके, कि अगर बाहर क्या होगी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होगी, तो नमी की मात्रा ज्यादा होने के कारण ट्रांसपायरेशन की दर कम हो जाएगी। क्लियर ना? आगे देखिए, ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का। ध्यान रखना, इसमें थोड़ा उल्टा है, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद में क्या बोला गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये तो स्वाभाविक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या होगी? ट्रांसपायरेशन होगी, क्योंकि तापमान बढ़ेगा, लीफ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, तो लीफ की हीट एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी वो पानी को डिलीवर करता चला जाएगा, पानी को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो पानी वेपर के अंदर कन्वर्ट ज्यादा होता रहेगा। इजी है। तीसरा क्या बोल दिया गया? विंड। ये थोड़ा सा फिर से परेशान करने वाला है। सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, एक होती है एयर और एक होती है विंड, ठीक है। एयर वो होती है जो रुकी हुई हवा है। मान लीजिए मैं किसी रूम में बैठा हूँ और मैंने पंखा बंद कर रखा है, तो उस कमरे में हवा तो है, हवा है तभी तो मैं ऑक्सीजन ले पा रहा हूँ, अदरवाइज थोड़ी ले पा रहा हूँ। तो हवा है उस टाइम, लेकिन हवा में कोई गति नहीं है, तो अगतिशील हवा को क्या कहते हैं? एयर, ठीक है। अब मैं हवा बोल रहा हूँ, वो भी पता नहीं बोलना सही है गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एयर क्या हो गई? रुकी हुई, ठीक है, जिसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो। विंड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो विंड क्या हो गया? वायु बोलते हैं शायद, इसे शायद हिंदी में हवा बोलते हैं, इसे शायद वायु बोलते हैं। वायु क्या हो गई? जिसके अंदर कोई मूवमेंट हो, कोई वेलोसिटी हो, कोई वेग हो। बात समझ में आई ना? उस चीज को बोल दिया गया विंड। तो यहाँ इसने बोला है विंड। विंड किस तरीके से प्रभावित करेगी? अब विंड के बारे में मैं बात करूँ तो ये 3 टाइप की हो सकती है। एक तो हो गई कि ठीक है जी, थोड़ी बहुत हवा चल रही है, यानी कि नाम मात्र की हवा चल रही है, ठीक है, ज्यादा नहीं चल रही, तो ठीक है, स्टैग्नेंट कंडीशन है।
दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है हवा बह तो रही है लेकिन वो होता है कई बार जेंटल जेंटल हवा बहती है, हल्की हल्की, ठीक है, बहती हवा सा था वो, बस वो वाली बात है। ठीक है, थर्ड अगर मैं बात करूंगा तो अब क्या हो गया, आजकल क्या हो रहा है अपने यहाँ, आंधियों का मौसम, हवा क्या हो रही है, भयानक तरीके से बह रही है, यानी हवा की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वॉयलेंट है वो एक तरीके से, ठीक है, वॉयलेंट होगी, यानी बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी उसकी। तीन कंडीशन होगी विंड के लिए, तीनों कंडीशन में अलग अलग होगा ट्रांसपायरेशन, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि कौन सी कंडीशन में ट्रांसपायरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये फिर से थोड़ा सा परेशान करने वाला है। विकास आप बताइए सबसे पहले कि अगर हवा रुकी हुई होगी, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं चल रही होगी, है तो विंड लेकिन उसकी बहुत वेलोसिटी नहीं है, बस ठीक है हवा हल्की हल्की बह रही है, ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, ज्यादा होगा या नॉर्मल होगा? नॉर्मल होगा सर। ठीक है, अगर हवा की स्पीड बढ़ गई, जेंटल बहने लग गई, मतलब वो कई होता है ना सुहाना मौसम जिसे आप बोलते हो, वो वाली कंडीशन है, ठीक है, उस टाइम हवा की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, तो अब बताइए ट्रांसपायरेशन की रेट बढ़ेगी, घटेगी या कम होगी, ये नॉर्मल रहेगी? कम होगी सर, पहले से जैसे नॉर्मल हो रही थी ना उससे थोड़ी सी कम होगी। अच्छा, और अगर भयानक उग्र हो गई, ठीक है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, भयंकर हवा चल रही है, एकदम साए साए, उस टाइम बताइए क्या होगी, ट्रांसपायरेशन की स्पीड रेट कम होगी, ज्यादा होगी या नॉर्मल रहेगी? कम ही होगी सर। कम होगी। कम क्यों होगी? हम्म, कम होगी सर। ट्रांसपायरेशन क्या चीज है, पानी का उड़ना ही है ना अल्टीमेटली। हाँ जी सर। अब मुझे बताओ, आपने कपड़े धो करके सुखा दिए कहाँ, तार पे, ठीक है, वॉशिंग मशीन से भी अगर आप कपड़े धोते हो तो भी हल्की हल्की नमी तो उनमें रह जाती है, उनको डालना पड़ता है ना तार पे सूखने के लिए, आपने डाल दिया उन्हें सूखने के लिए। अब मुझे बताइए, एक कंडीशन हवा बिल्कुल नहीं चल रही, एक आपकी जेंटल जेंटल चल रही है, और एक आपकी आंधी आ रखी है, तीनों कंडीशन में क्या होगा? इतना ही बताना है केवल, आपने शर्ट सुखा रखी है धो करके, अब उस शर्ट के साथ तीनों कंडीशन में क्या होगा, वन बाय वन बता दीजिए। तेज में सूख जाएगी सर। तेज में सूख जाएगी? मुझे तो लगता है उड़ जाएगी। हाँ तो ये तो मैं बोलने वाला था, आपने कहा बस रखो सीधी वहीं पे रखनी है, उड़ जाएगी, पत्ती पत्ती नहीं रहेगी फिर तेज में तो सर। हाँ तो आप मान सकते हो कि हाँ जी तेज के अंदर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, हाँ यानी जी सर। यहाँ इसको रिलेट कीजिए, अगर हवा थोड़ी थोड़ी बहेगी तो क्या होगा, हवा कम बह रही है, आपका कपड़ा सूखेगा तो जरूर लेकिन टाइम लेकर के सूखेगा। अगर जेंटल बह रही है, ठीक है, मध्यम मध्यम अच्छी अच्छी क्वालिटी में हवा बह रही है, थोड़ी सी वही सुहाने मौसम वाली की हवा की स्पीड भी है, लेकिन वो भी नहीं है कि भयानक है नुकसानदायक हो, उस कंडीशन में आपका कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तीसरी कंडीशन कौन सी होगी, वायलेंट, वायलेंस कंडीशन में आपका कपड़ा सूखने की बजाय कपड़ा कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको पड़ोसियों के घर छानने पड़ेंगे कि कहाँ चला गया हमारा कपड़ा, हमारे वस्त्र कहाँ चले गए, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन होगी, तो इसमें ट्रांसपिरेशन के साथ बिल्कुल सेम कंसेप्ट होगा। अगर हवा की स्पीड बहुत कम होगी या फिर वो स्टेगनेट वाली कंडीशन होगी, जो रुकी हुई और चलने के बीच वाली जो कंडीशन होती है ना, कि ना तो रुकी हुई ना हवा चल रही, ठीक है, वो वाली कंडीशन होगी, उस वाली कंडीशन में ट्रांसपायरेशन की रेट नॉर्मल रहेगी, जितनी हो रही है उसके नॉर्मल। अगर हवा ने अपनी थोड़ी स्पीड पकड़ ली, जेंटल तरीके से हवा बहने लग गई, वो सुहानी हवा वाली, तो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, आप जानते हो कि जो हवा चल रही है वो हवा भी अपने साथ लेकर के बहती है, किसे, पानी को, उसी को तो अपने कहते हैं ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपने कपड़ा सुखा रखा है या फिर पौधा डाल रखा है, वो पौधा क्या करेगा, हवा चलेगी, हवा अपने साथ पानी को एब्जॉर्ब करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करती ले जाएगी आगे, तो इस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ गई। लेकिन तीसरा कंडीशन जो होगी वायलेंट कंडीशन, इस कंडीशन में ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाएगी। कम होने का कारण क्या हो जाएगा कि अब इसने क्या कर दिया, स्टोमेटल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर दिया, और अब आपके स्टोमेटा ही बंद हो चुके हैं। बात समझ में आई ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, बहुत ज्यादा सारी चीजें होगी, तो उनकी वजह से सारा का सारा मामला गड़बड़ हो गया, स्टोमेटा आपके यहाँ बंद हो गए, ठीक है। या जो जनरली मैंने आपको कपड़े वाला एग्जांपल दिया, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, नॉर्मल रहेगा, सूखेगा जरूर लेकिन नॉर्मल स्पीड से, हवा जेंटल जेंटल बहेगी तो सूखेगा लेकिन स्पीड से। वॉयलेंट अगर होगी, आंधी आई रहेगी, तो आपका कपड़ा सूखने की बजाय कहीं और निकल जाएगा। आप इस थर्ड को मान लीजिए, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाएगी, जेंटल वाले में ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी, नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसपिरेशन नॉर्मल रहेगा। क्लियर ना? आगे देखिए, स्ट्रेस कंडीशन इसे नहीं बोलते, स्ट्रेस कंडीशन बोलते हैं अपने किसी, आप वैसे तो बोल सकते हैं, अगर बोलना चाहे क्लाइमेटिक फैक्टर से रिलेटेड हो गया ना ये थोड़ा थोड़ा, क्योंकि विंड भी तो एक क्या है, मैंने आपको चार चीजें बताई थी क्लाइमेट के पार्ट क्या क्या, एक तो बताया लाइट, एक बताया टेम्परेचर, एक बताया वाटर, और एक बताया एयर। तो क्योंकि ये एयर का पार्ट है, इसलिए आप बोल सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशन, और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो भी परेशानियां उत्पन्न होती है उन्हें अपने स्ट्रेस बोल सकते हैं। लेकिन जो ये स्ट्रेस वाला कंसेप्ट है वो मोर रिलेटेडली अपने यूज करते हैं, किसके लिए, वाटर ड्रॉप कंडीशन में यूज करते हैं इसे, ठीक है, या फिर उस कंडीशन में जब पानी ज्यादा हो जाए, तो ये ज्यादा रिलेटेड जो बुक्स में अपने जनरली पढ़ते हैं,
वो उसी से रिलेटेड होता है, किस चीज से, आपके वाटर वाले कंसेप्ट से। लेकिन यहाँ ये भी स्ट्रेस ही कहलाएगा क्योंकि ये क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया ना, इसलिए आप बोल सकते हो कि स्ट्रेस की वजह से स्टोमेटा बंद होती है। बिल्कुल सही कर रहे हो आप, क्लियर ना। आगे देखिए, लेकिन फिर भी जो बुक्स में अपने जनरली स्ट्रेस वर्ड पढ़ते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो टॉपिक मोर रिलेवेंट होता है किससे, वाटर वाली कंडीशन से। एयर वाली कंडीशन डेफिनेटली रहेगी, लेकिन फिर भी वो उसका कंसेप्ट वहां ज्यादा जोड़ा जाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई कि क्या इफेक्ट रहेगा इनका। लाइट के इफेक्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो लाइट इंक्रीज होगी। अब देखना, मुझे आप बताओगे, आप में से देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर। जी फर्स्ट ईयर वाला बताएगा कोई, ऋतुराज आप बताओगे कि अगर लाइट बढ़ गई तो ट्रांसपिरेशन की रेट कम होगी या ज्यादा होगी। इसी आज के लेक्चर में बताया मैंने, थोड़ा सोच के बताना, आज के लेक्चर में बताया मैंने। सर ज्यादा होगी। ज्यादा कैसे होगी ऋतुराज? सर लाइट अगर होगी तो सर उसमें ट्रांसलेशन मतलब बिल्कुल, लाइट अगर ज्यादा होगी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको मैं थोड़ा सपोर्ट करता हूँ इस चीज में। आप सही बोल रहे हो, कारण बता दीजिए। आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, लाइट ज्यादा होगी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। रीजन बता दीजिए क्यों होगा। रीजन तो सर बताने रीजन नहीं पता, मैं और आपको हिंट देता हूँ। ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन होता किसकी वजह से है, कौन से सर पार्ट की वजह से, कौन से पार्ट की वजह से ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में? सर ट्रांसलेशन का लीव्स की वजह से होता है। लीव्स में लॉस जो ऑफ स्टोमेटा वाटर। पाए जाते हैं, स्टोमेटा की वजह से होगा। दिन की कंडीशन यस सर। रहेगी, दिन की कंडीशन में पीएच बढ़ जाएगी, पीएच बढ़ जाएगी तो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी। पीएच क्या करेगा, फिर से वही सारी मैकेनिज्म को कन्वर्ट कर देगा। इनकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन रहेंगे। दिन के टाइम में तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं ना, लाइट की वजह से तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे। शुरू शुरू में हमने क्या पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड लाइट की अवेलेबिलिटी में किस में कन्वर्ट हो गया, बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैलिक एसिड बना रहा है। मैलिक एसिड बाकी सारे के सारे प्रोसेस फॉलो कर रहा है। यानी लाइट का रोल हो गया ना। जनरली स्टोमेटा लाइट के टाइम में खुले रहते हैं, और अगर लाइट होगी स्टोमेटा खुले रहेंगे, स्टोमेटा खुले रहेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। क्लियर। उसके बाद में बोला गया अवेलेबल सोइल वाटर। अब अवेलेबल सोइल वाटर ज्यादा होगा तो स्टोमेटा खुले रहेंगे। क्लियर। सॉरी, अवेलेबल सोइल मॉइस्चर अगर ज्यादा होगा तो प्लांट में वाटर का अपटेक ज्यादा होगा। प्लांट में वाटर का अपटेक ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की जाए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, विकास आप बताइए ये कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई तो बताइए क्या खुले रहेंगे, बंद हो जाएंगे, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टोमेटा पे? फर्क पड़ेगा सर। क्या फर्क पड़ेगा? सर क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं है, 4 बजे तक थोड़ी बैठे रहना है अपने को। सर फर्क पड़ेगा, वो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा सर। ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको लेता हूँ, एक कमरा लेता हूँ, कमरे से सारी हवा को निकाल देता हूँ, उसके अंदर 2 टैंक डाल देता हूँ, एक ऑक्सीजन सिलेंडर टैंक और एक कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर टैंक। ऑक्सीजन टैंक को मैं बंद कर देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड टैंक को मैं चालू कर देता हूँ। तो बताइए आप सांस ज्यादा ले पाओगे या कम ले पाओगे? कम सर। कम क्यों ले पाओगे? तो एक सर चीज देखना, एक चीज देखना, हाँ जी ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी वगैरह वगैरह, वही सारी बातें मैं समझ गया, ठीक है आप ठीक बोल रहे हो। एक अगर आप इससे रिलेटेड वो करना चाहो, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए वगैरह वगैरह सारी चीजें आप समझते हो। लेकिन यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, साइंस अगर कभी भी पढ़ रहे हो तो साइंस को हमेशा अपने आसपास से इन्वॉल्व करके देख लेना। एग्रीकल्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि ये जीवित सब्जेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हर एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ के होते हैं। यहाँ भी एग्जाम्पल डेली लाइफ का ये कि आपको ऐसी जगह बंद कर दो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, तो आपके रेस्पिरेशन ज्यादा करोगे क्या, आप सांस ज्यादा लोगे क्या? तो वहां भी वही हो जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया, इंटरनल और स्ट्रक्चरल फैक्टर। अब ये सारे के सारे एक्सटर्नल कारक हमने देख लिए, किसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देख लिया। लिखा नहीं मैंने, थ्योरी नहीं ऐड की, थ्योरी ऐड करता ज्यादा कचरा हो जाता, इसलिए एक्सप्लेन कर दिया सारा कुछ। इंटरनल या फिर स्ट्रक्चरल फैक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहला, यानी पौधे के अंदर जो चीजें हो रही है वो चीजें। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला इंटरनल वाटर कंडीशन, बिल्कुल ऑब्वियस है, हम समझ गए इस चीज को। स्ट्रक्चरल फीचर्स, अब स्ट्रक्चरल फीचर थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला है। सबसे पहली चीज आ गई लीफ एरिया।
लीफ एरिया यानी कि एक पत्ती छोटी होगी किसी पौधे में और एक पत्ती दूसरे पौधे में बड़ी हो रही है, यानी एक अलग स्पीशीज का पौधा है उसके अंदर लीफ का साइज ये है और दूसरे में लीफ का साइज बड़ा है। अब जिसमें लीफ का साइज बड़ा होगा, ठीक है, जिसमें जैसे मलेशियन टिक के बारे में बात करता हूँ तो उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो जितनी ज्यादा बड़ी पत्तियां होंगी उतना ही ज्यादा स्टोमेटा होंगे, उतने ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो उतना ही वो क्या करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जितनी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी उतनी हीट एनर्जी बनेगी, हीट एनर्जी जितनी ज्यादा बनेगी उसकी जरूरत बन जाएगी कि मुझे ट्रांसपैरेशन इतना ज्यादा करना है अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, यानी लीफ एरिया बढ़ेगा तो आपके ट्रांसपैरेशन की रेट डेफिनेटली बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड क्या बोल दिया गया, लीफ स्ट्रक्चर कि लीफ की संरचना। अब देखिए लीफ की संरचना एक तरीके से नहीं दो तीन तरीके से प्रभावित करेगी। सबसे पहले तो प्रभावित ये करेगी कि क्यूटिकल जो है आपकी एक पत्ती है, पत्ती की संरचना में क्यूटिकल जो है उसकी लेयर कितनी मोटी है। क्यूटिकल क्या होगी, सबसे बाहर वाली लेयर, क्यूटिकल की लेयर मोटी होगी तो ऑब्वियस है कि ट्रांसपैरेशन की रेट कम हो जाएगी। उसके बाद में क्योंकि क्यूटिकल की लेयर के अंदर स्टोमेटा नहीं है, स्टोमेटा एपिडर्मल सेल्स के आसपास है, क्यूटिकल स्टोमेटा को भी प्रभावित करेंगे थोड़ा बहुत खुलने बंद होने में, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करेंगे तो नंबर कितने कितने संख्या में स्टोमेटा है, स्टोमेटा ऊपर की सरफेस पे है, नीचे की सरफेस पे है, और उनकी डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है, कितने कितने एरिया पे स्टोमेटा है, ये सारी चीजें लीफ के स्ट्रक्चर में ही आ जाएंगी। उसके बाद में स्टोमेटा के बारे में बोल दिया गया, तो स्टोमेटा भी आप जानते हो कि स्टोमेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनके अलावा स्टोमेटा की संख्या कितनी होगी, संख्या अगर स्टोमेटा की ज्यादा है तो ऑब्वियस है ट्रांसपीरेशन की रेट बढ़ जाएगी, स्टोमेटा की संख्या कम है तो ऑब्वियस है ट्रांसपीरेशन की रेट कम हो जाएगी। उसके बाद में बोल दिया गया लीफ ओरिएंटेशन। अब लीफ ओरिएंटेशन का क्या मतलब हो गया, उस चीज को समझना थोड़ा कि एक क्या हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया और एक हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, एक हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। रुके रहो एक मिनट, एक हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर पत्तियां रहेंगी, फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कोई जैसे ये वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है पत्ती, ठीक है, ये पत्ती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, आप समझना इस चीज को मैं यूं समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई एक प्लांट है उसकी पत्तियां इस तरीके से रह रही है, उसकी पत्तियां इस तरीके से रह रही है, सनलाइट आई इसके बिल्कुल संपर्क में आ रही है, बिल्कुल संपर्क में सनलाइट आने के कारण क्या होगा कि इसका जो मैक्सिमम लीफ एरिया होगा वो मैक्सिमम लीफ एरिया इन्वॉल्व हो गया किस चीज के अंदर, आपके ट्रांसपायरेशन में। लेकिन वही पत्ती अगर इस तरीके से लटकी हुई हो, नीचे की तरफ लटकी हुई हो, तो क्या हो जाएगा, सनलाइट जो आएगी वो तिरछी पड़ेगी, इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो पाया तो अब यहाँ पे ट्रांसपीरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे वही चीज लिखी गई है, लीफ ओरिएंटेशन एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया कि होगा क्या, डाउट हो तो पूछना बाद में। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, लीफ साइज एंड शेप, वो भी आप चीज समझ चुके हो। लीफ मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन यानी पत्ती जो है कांटों में परिवर्तित हो गई, ठीक है, जिन्हें अपने क्या बोल देते हैं, थ्रोन्स बोल देते हैं शायद, या स्पाइन्स बोल देते हैं, उनके अंदर अगर मॉडिफाई हो गई तो अगर उनमें मॉडिफाई होगी तो लीफ एरिया रिड्यूस हो गया, लीफ एरिया अगर रिड्यूस हो गया तो ट्रांसपीरेशन की रेट कम होगी। रूट शूट रेशो, अब ये देखिए जितनी ज्यादा गहरी जड़ें होंगी और जितना कम शूट होगा, यानी कि अगर रूट और शूट का रेशो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ट्रांसपीरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कोई अगर पौधा है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है और उसका जो प्ररोह वाला भाग है वो भाग थोड़ा है, यानी कि शूट एरिया छोटा है और रूट एरिया ज्यादा बड़ा है, तो बड़ा रूट एरिया होने की वजह से वो ज्यादा मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर से पानी को वो लोस्ट भी ज्यादा मात्रा में करेगा। यानी रूट शेप रेशो अगर ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, अदरवाइज अगर ये कम है तो ट्रांसपीरेशन की रेट भी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में म्यूसिलेंस एंड सोल्यूट और ये वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स, ये सारी चीजें हो गई। एक डिजीज के बारे में बता देता हूँ कि अगर पौधा रोगग्रस्त होगा, अगर पौधा रोगग्रस्त होगा, म्यूसिलेंस वाले वही हो गया ना कि आपके उसके ऊपर क्यूटिकल वाली बात ही होगी एक तरीके से, ठीक है। उसके अलावा डिजीज वाले में क्या हो गया कि अगर पौधा रोगग्रस्त होगा तो क्या हो जाएगा, प्लांट क्या करेगा आपके क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसपीरेशन ज्यादा करेगा। ध्यान रखना ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, आपको लगता है कि रोगग्रस्त हो गया ट्रांसपीरेशन कम करेगा, लेकिन इसे भी आप कंपेयर कर लीजिए डेली लाइफ से। आपको बुखार हो गया, क्या पसीना नहीं आता, डेफिनेटली आता है। बुखार हो गई, पसीना हमें आता है, तो उसी तरीके से उसको बीमारी होगी, उसको पसीना यानी ट्रांसपीरेशन होगा। आप समझ में आ गई ना। हर एक चीज को आप कंपेयर कर सकते हो नॉर्मल चीजों के साथ, जब आप उन्हें नॉर्मल चीजों के साथ कंपेयर कर लेते हो पढ़ना आसान हो जाती है। कुछ एक दो छोटे से टॉपिक नहीं रह गए यार, ये तो बड़े टॉपिक है। अभी इसमें रह गया एंटी ट्रांसपीरेंट्स रह गया, गटेशन रह गया, ब्लीडिंग रह गया, इवेपोरेशन ट्रांसपीरेशन में डिफरेंस रह गया, ट्रांसपीरेशन और गटेशन में डिफरेंस रह गया। थोड़े से टाइम में ये करवाऊंगा तो मामला खराब हो जाएगा, तो इन्हें नेक्स्ट लेक्चर में ले चलते हैं। यहाँ के लिए इतना काफी